कहानी की शुरुआत होती है एक खबर से, जिसमें बताया जाता है कि एक विशाल उल्का पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और किसी भी समय वो धरती को नष्ट कर सकता है। दुनिया भर में अफरा तफरी मच चुकी है। वैज्ञानिक उल्का को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय तेजी से निकलता ही जा रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं मैडी और जियाओ को, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष ट्रिप का आयोजन किया है और इसी वजह से वो समुद्र की यात्रा पर है। मैडी, जो हमेशा से एक साधारण जीवन जीता रहा है, आज बेहद ही उत्साहित है क्योंकि उसने कई सालों बाद एक लॉटरी खरीदी है और उसे पूरा भरोसा है कि वह इस बार जरूर जीतेगा। और इसी उत्साह के बीच कंपनी का प्रेसिडेंट खुशी की एक और वजह लेकर आता है। वह घोषणा करता है कि कंपनी के शेयर आसमान छू रहे हैं और इसी के चलते सभी एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ाई जाती है। इसी घोषणा से सभी एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि इस खुशी के माहौल के बीच मैडी का उत्साह कुछ अलग ही स्तर पर है। असल में उसने एक लॉटरी टिकट पर 60 मिलियन युवान जीत लिए है, लेकिन यह खबर वह अभी किसी को नहीं देता है और खुशी के मारे नाचने कूदने लगता है। सभी को लगता है कि वो सैलरी बढ़ने से बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए वो नाच कूद रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो अब एक करोड़पति बन चुका है। और तभी अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है। एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ने लगती है, जो कि एक कार्गो शिप को अपने साथ लेकर आ रही थी। सभी यह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनकी नाव पानी के नीचे चली जाती है और वहाँ उन्हें एक विशाल बेल दिखाई देती है। इस खतरनाक मंजर को देखकर सभी के दिल दहल जाते हैं। लहरें उन्हें अपने साथ अनजान दिशा में ढकेल ले जाती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक चट्टान पर पाते हैं। उनकी नाव पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी, जो अब बिल्कुल भी चलने लायक नहीं बची है। मैडी अपनी सबसे कीमती चीज़ लॉटरी टिकट को चेक करता है और राहत महसूस करता है कि वो सही सलामत है। और अब उनके सामने असली चुनौती यह है कि इस सुनसान टापू पर जिंदा कैसे रहे और वापस घर कैसे लौटे। लेकिन चट्टान पर पहुंचने के बाद सभी लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और भूख प्यास से वो बहुत परेशान होते हैं। इसी बीच मैडी को एक जानी मानी आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ सीना की है, जो मदद के लिए पुकार रही है। मैडी बिना समय गवाए उसकी मदद के लिए दौड़ता है। जंगल में उसे सीना दिखाई देती है, जिसका पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। मैडी पत्थर को हटाकर सीना को बाहर निकालता है और इसी दौरान प्रोफेसर बिल, जो उनके साथ यात्रा पर है, सभी को बताता है कि उसने न्यूज़ पर देखा था कि एक विशाल उल्का पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है कि अब तक उसने सबको तबाह कर दिया हो। हालांकि किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। मैडी अपनी लॉटरी जीतने की खुशी से सभी के सामने कहता है कि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता है। वो कहता है कि अभी उसने अमीर बनने का स्वाद भी नहीं चखा है। वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है। प्रोफेसर की बातों को अनसुना करके मैडी कहता है कि उन्हें किसी भी तरीके से इमरजेंसी सिग्नल देना होगा ताकि उन्हें कोई बचाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन आसमान में काले बादल छाए होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सभी लोग पास के एक बड़े से पत्थर के नीचे जाकर छुप जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं रिक, जो इस समूह में सबसे साहसी और अनुभवी लगता है, सभी को जंगल में ले जाता है। जंगल में उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसमें कुछ फल लटके हुए थे। हालांकि वहाँ किसी को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। रिक अपनी ताकत और हिम्मत दिखाते हुए पेड़ पर चढ़ता है और फलों को तोड़कर नीचे लाता है। ये फल उनकी भूख तो मिटा देते हैं और इसके बाद वो अपनी लाइफ जैकेट का उपयोग करके समुद्र के किनारे SOS का एक साइन बनाते हैं, ताकि अगर कोई जहाज पास से गुजरे तो वो उससे मदद मांग सके। वहीं कुछ लोग बस में मिले उपकरणों की मदद से एक रेडियो बनाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी से संपर्क किया जा सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी इंजीनियर नहीं था। अब दूसरी ओर प्रेसिडेंट के कहने पर एक इंसान बस को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है और बस में आग लग जाती है। प्रेसिडेंट गुस्से से चिल्लाता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो एक नई शिप खरीद सकता है, लेकिन अब इस बेजान आइलैंड पर पैसा किसी काम का नहीं है। इसी बीच रिक समूह को एक बड़ी सी गुफा में ले जाता है और उसे एक टेम्पररी ठिकाने के रूप में तैयार करता है। अब वो आग जलाकर गुफा को रहने लायक बनाता है और कहता है कि जब तक मदद नहीं आती वो यहीं रहने वाले हैं। रिक की इस पहल को देखकर समूह के लोग उसे अपना लीडर बनाने का फैसला करते हैं। उनका मानना होता है कि रिक के इस अनुभव और साहस के कारण वो अभी तक जिंदा है। रिक अपने लीडरशिप का लाभ उठाते हुए सभी को काम पर लगा देता है। वो सभी को 3 टीमों में बांट देता है। एक टीम खाना पकाएगी, दूसरी पानी लाएगी और तीसरी जंगल से खाना इकट्ठा करेगी। शुरुआत में तो व्यवस्था सभी को उचित लगती है, लेकिन धीरे धीरे रिक अपनी लीडरशिप का दुरुपयोग करने लगता है। वो अपने आदेशों को कठोरता से लागू करता है और किसी भी गलती पर सख्त सजा भी देता है। मैडी, जो हमेशा से नियमों से बंधा नहीं रहना चाहता है, रिक के आदेशों को नजरअंदाज करके अकेले जंगल में चला जाता है और यह देखकर रिक गुस्सा हो जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए
ठान लेता है। मैडी को पकड़कर वो पेड़ से उल्टा लटका देता है और बाकी समूह को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने उसके नियमों का उल्लंघन किया तो उसे भी इसी तरीके से सजा मिलेगी। जियाओ जो अपने भाई की इस हालत से परेशान है, रात को चुपके से मैडी को पेड़ से उतारता है और दोनों भाई इस तानाशाही से तंग आ चुके हैं और अगले दिन सुबह इस राफ्ट के रास्ते यहाँ से भागने की योजना बनाते हैं। सुबह होते ही मैडी सीना से कहता है कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन सीना मना कर देती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतनी छोटी सी नाव से समुद्र पार करना इम्पॉसिबल है और साथ ही साथ यह खतरनाक भी हो सकता है। मैडी अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाता है और कहता है कि उसने लॉटरी टिकट सिर्फ उसके लिए खरीदी है ताकि वो दोनों मिलकर एक बेहतरीन जीवन जी सके। सीना उसकी भावनाओं को ठुकरा देती है, जिससे मैडी का दिल टूट जाता है और निराश मैडी अपने भाई के साथ उस छोटी नाव पर निकल पड़ता है। नाव में बैठा हुआ मैडी अपने भाई से कहता है कि उसने अपने बचपन में गरीबी और संघर्ष देखे हैं और अब वह देखना चाहता है कि उसे ऐसी जिंदगी दोबारा न जीनी पड़े। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ने समुद्र के बीचों बीच एक मरा हुआ पोलर भी दिखाई देता है। उन्हें यह नज़ारा बहुत ज़्यादा डरा देता है। वो सोचने लगते हैं कि शायद पृथ्वी के कई हिस्से जलमग्न हो चुके होंगे और भारी तबाही हुई होगी। हालांकि पोलर बियर का मांस उनके लिए खाने का इंतजाम करता है और वो इसे लेकर वापस गुफा में लौट आते हैं। जब वो मांस लेकर गुफा में आते हैं तो समूह के लोग इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन रिक इस बात से बहुत नाराज होता है कि उसने नियम तोड़े हैं। वो मैडी और जियाओ को सजा भी देता है और उनसे रात भर काम करवाता है और सभी को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने उसके नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। समूह के लोग धीरे धीरे रिक की तानाशाही से नाराज होने लगते हैं। वो महसूस करते हैं कि उनका नेता अब उनकी ताकत का गलत उपयोग कर रहा है। प्रेसिडेंट जंग, जो अब पूरी तरीके से टूट चुका है, अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर उसे याद करता है। जंग और मैडी के बीच एक अनएक्सपेक्टेड दोस्ती पनपती है। जंग मैडी को समझाता है कि उन्हें इस आइलैंड पर बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। जंग और मैडी गुफा में लौटकर बाकी लोगों को बताते हैं कि पृथ्वी शायद पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वो कहता है कि हो सकता है कि वो धरती पर बचे हुए आखिरी इंसान भी हो। यह सुनकर रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि जो लोग जंग की बातों पर यकीन करते हैं वो उसकी गुफा छोड़ सकते हैं। लोगों के विचार अब अलग अलग हो जाते हैं और समूह दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ग्रुप जंग और मैडी के साथ होता है, जबकि दूसरा ग्रुप सीना, प्रोफेसर और रिक के साथ रहता है। जंग का ग्रुप चलते चलते एक टूटी हुई शिप तक पहुंचता है। शिप के अंदर उन्हें एक मछली पकड़ने का जाल, बैटरिया और कुछ अन्य संसाधन मिलते हैं। जंग इस शिप को अपना नया घर बनाने का फैसला करता है। वो समूह को एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव देता है। अब से सभी सामानों की खरीदारी एक नई करेंसी से होगी, जिसे अताश के पत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये व्यवस्था जंग के गुट को ठीक लगती है, लेकिन रिक और उसके साथियों को यह पसंद नहीं आती है। जंग की शक्ति और नियंत्रण को देखकर रिक अपने लोगों के साथ शिप छोड़कर चला जाता है। मैरी, जो अभी भी अपने घर लौटने का सपना देख रहा था, जंग को याद दिलाता है कि उनका असली मकसद यहाँ रहना नहीं है बल्कि वापस लौटना है। हालांकि जंग अब अपनी असली मंशा दिखाता है। वो कहता है कि वह कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाला है। मैडी और जियाओ जंग की बातों से निराश होकर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर मिलता है। हेलीकॉप्टर के अंदर वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। हालांकि मैडी के लिए यह समय बहुत संघर्षपूर्ण था। उसके पास अपने लॉटरी टिकट को लेने के लिए केवल 27 दिन बचे हैं। वो हर दिन इस बात को लेकर बहुत बेचैन रहता है कि समय तेजी से निकल रहा है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से अब 60 दिन बीत जाते हैं। मैडी और जियाओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब वो शिप पर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि जंग ने पूरी व्यवस्था बदल दी है। लोग उसे अब लीडर मान चुके हैं। शिप के अंदर अताश के पत्तों का इस्तेमाल एक करेंसी के रूप में हो रहा है। रिक का गुट भी अब जंग के साथ मिल चुका है। इसमें सीना भी है। हर कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल कर रहा है। मैडी जंग से मछली का जाल उधार मांगता है, लेकिन जंग देने से मना कर देता है। इसके बजाय वो उसे धक्के मारकर शिप से बाहर निकाल देता है। अब एक दिन समुद्र में अचानक से आसमान से मछलियाँ गिरने लगती है। सैकड़ों मछलियों का ढेर देखकर मैडी और जियाओ बेहद खुश हो जाते हैं। वो इन मछलियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें स्टोर कर लेते हैं। मैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इन मछलियों को बेचकर सामान जुटाने और करेंसी हासिल करने की योजना बनाता है। जियाओ भी इस योजना को सही मानता है। अब दोनों भाई रिक और जंग के गुटों के पास जाकर मछलियाँ बेचते हैं। इस तरीके से मैडी और जियाओ धीरे धीरे अपने व्यापार में मजबूत होने लगते हैं। मछलियों की बिक्री से हुए लाभ ने मैडी और जियाओ को मजबूत बना दिया है। अब लोग उन्हें लीडर मानने लगते हैं। समूह में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है। मैडी सुझाव देता है कि अब उन्हें एक नए आइलैंड की खोज करनी चाहिए जहां इंसान हो और उनसे मदद मिल सके, लेकिन जंग इस बात को खारिज कर देता है।
वो कहता है कि यह धरती का आखिरी हिस्सा हो सकता है। इस दौरान मैडी और जियाओ अपनी बस को ठीक करने और उससे जुड़ी लाइट बनाने की योजना बनाते हैं। वो पेट्रोल और बैटरियों और बाकी संसाधनों का उपयोग करके इस योजना को सफल बनाते हैं। लाइट जलाने से शिप पर रहने वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मैडी को अपना लीडर मानने लगते हैं। अब एक रात दोनों भाइयों को समुद्र से गुजरते हुए शिप की आवाज़ सुनाई देती है। रिक इसे देखकर बेहद खुश हो जाता है और सभी को बताने के लिए चला जाता है, लेकिन मैडी और जियाओ इस खबर को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि यदि लोग वापस लौट गए तो वो दोबारा से अपनी पुरानी गरीबी भरी जिंदगी में चले जाएंगे। मैडी और जियाओ शिप पर अफवाहें फैलाने लगते हैं कि रिक पागल हो गया है और अब लोग रिक की बातों पर यकीन करना बंद कर देते हैं। अब जियाओ प्रेसिडेंट चंग और उसकी बेटी की वीडियो डिलीट करने की धमकी देकर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेता है। अब एक दिन सीना और कुछ लोग मैडी को पकड़ लेते हैं और उसे शिप पर ले जाते हैं। वहाँ सीना उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। हालांकि मैडी सबके बीच अपने अंदर का गुस्सा बाहर लाते हुए सच बोलने लगता है। मैडी सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने झूठ कहा था कि रिक पागल हो गया है। वो कहता है कि रिक जो भी कह रहा था वह पूरी तरीके से सच था। सीना जो पहले मैडी के करीब थी अब खुद को ठगा महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि मैडी ने उसका इस्तेमाल किया है। जियाओ मैडी को बताता है कि अब उनके पास जंग की सारी संपत्ति है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उनकी ये बातचीत रिक भी सुन लेता है। मैडी रिक को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। उस रात वो सभी को शराब पिलाकर बेहोश कर देता है। मैडी सीना को मसाल देकर कहता है कि वो शिप को जलाकर सब खत्म कर दे। जैसे ही शिप जलता है जियाओ द्वारा जबरदस्ती से करवाए गए सारे प्रॉपर्टी पेपर्स भी जल जाते हैं। यह देखकर जियाओ गुस्से से पागल हो जाता है और शिप के जलने पर लोग मैडी के खिलाफ हो जाते हैं। वो उसका पीछा करते हैं और भागते हुए मैडी एक पहाड़ से गिर जाता है। वो समुद्र में गिरने से बच जाता है लेकिन बेहोश हो जाता है। सुबह वो किनारे पर जागता है और सीना को अपने पास पाता है। सीना उसे बताती है कि बाकी लोग शिप छोड़कर जा चुके हैं। वो कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। अगली बार जब कोई शिप यहाँ पर आएगा तो वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मैडी ये सुनकर हंसने लगता है और सीना भी मुस्कुराती है। सीना और मैडी अब अपने नए जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं और अब इस सुखद और प्रेरणादायक दृश्य के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और यदि आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।